हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू शेयर दिस चैनल अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपने मीडियम को चेंज कर सकें इंग्लिश मीडियम में और अपने सिलेक्शन की चांसेस को और ज्यादा इंक्रीज कर सकें। जितने भी यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो भी हिंदी बेल्ट के जो भी बच्चे हैं, इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड हैं, इंग्लिश स्कूल्स में नहीं पढ़े हैं, उनको लगता है कि उनको यह समझ में आ गया कि अगर इंग्लिश मीडियम से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की जाए तो सिलेक्शन की चांसेस को बहुत ज्यादा गुना तक बेहतर किया जा सकता है और सिलेक्शन भी लिया जा सकता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिंदी मीडियम जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में इसको शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स तक इस चीज का फायदा आ सके, पहुंच सके और वो लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके सिलेक्शन ले सके। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर, जिसको 99% द हिंदू न्यूज़पेपर को 99% को जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स हैं वो नहीं पढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस को भी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे हम तो इंग्लिश हमें नहीं आती, तो क्या ग्रामर इतनी जरूरी है, क्या है, हर एक चीज को देखते हैं, बस्ट करते हैं इसमें। ठीक है ना। द हिंदू का ये 17 मार्च का हमारा एडिटोरियल है जिसका नाम है डेंजरस जोन्स, डेंजरस मूव। ठीक है ना। डेंजरस मूव इसकी हेडिंग है और ये एडिटोरियल है, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता होगा कि अगर हम किसी एडिटोरियल को या न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो क्या होता है, लोग बताएं न्यूज़पेपर को अगर आप रीड करेंगे तो आपकी क्या बनेगी, ओपिनियन शेप होगी। ओपिनियन मतलब आपकी खुद की एक राय होगी, क्या एनालिसिस आपके अंदर आएगी, आप आकलन कर पाएंगे हर चीज का। ठीक है ना। आलोचना कर पाएंगे। ठीक है ना। मतलब समझ पाएंगे चीजों को कि क्या है, जो अगर कोई भी मतलब पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना, कोई भी मतलब इशू है, मुद्दा है, कुछ भी चल रहा है, तो एटलीस्ट यू विल बी हैविंग सम आइडिया दैट व्हाई इट इज गोइंग ऑन, इसको आगे ले जाना चाहिए या नहीं। इसी तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं जो एनालिटिकल लेवल के होते हैं। ठीक है ना। बट वहां पर आपका क्या होता है, आपको तो कोई ट्रांसलेट करके दे देता है द हिंदू के एडिटोरियल को, फिर आप उसको क्या करते हैं, रीड कर लेते, तो आप डिपेंडेंट बने हुए हैं। तो उस डिपेंडेंसी से बाहर आइए, खुद के पैरों पर खड़े होइए और मजबूती के साथ आगे बढ़िए। 1 से 2 महीने के अंदर यू विल फील द डिफरेंस। और इस चैनल पे सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जो है द हिंदू को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। हर रोज एडिटोरियल के डिस्कशन को भी देख सकते हैं और आप एंशिएंट हिस्ट्री, जो अवर पास्ट हमारी बुक है 6th क्लास की, उससे भी आप शुरू कर सकते हैं, जो कि हमारे यूपीएससी सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप हिस्ट्री, द हिंदू न्यूज़पेपर, ये हमारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है। ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए, हाउ टू रीड। अगर कोई बच्चा मुझे ये देख रहा है, जैसे उसको लग रहा है कि नहीं मैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस चैनल, हाउ द हेल कैन आई रीड दिस, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं इंग्लिश। ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आज से स्टार्ट करिए, यहीं से स्टार्ट करिए। एंड हाउ टू स्टार्ट, आपके अंदर सोचा, इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश? यस, इट इज 100% पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल, दिस इज हाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एंड देन यू विल से यस इट इज पॉसिबल। ठीक है ना। तो मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश, देखिए, जो हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ रहेगा इस वीडियो को, उसमें मैं थोड़ी सी ज्यादा इंग्लिश का यूज करूं, जिससे आपको लगे कि आप इंग्लिश मीडियम में आपका एडमिशन हो गया एक हिसाब से, जिससे कि इंग्लिश मीडियम में जब जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यू विल लिसन टू इंग्लिश, ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश को सुनेंगे। फिर क्या, जब आप सुनेंगे तो हल्की सी थिंकिंग जरूर आपके अंदर 1% 2% अपने आप आएगी डेवलप, कि आप मतलब सोचना भी स्टार्ट करेंगे। सो योर थिंकिंग विल आल्सो गेट स्टार्टेड इन इंग्लिश, राइट। तो इंग्लिश को यही दो जो आपके अंदर सबसे मेन जो फैक्टर्स है वो मिसिंग है, सुनना, लिखना और बोलना। ठीक है ना। ग्रामर पे बिल्कुल मत जाइए। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि हाउ टू रीड दिस, कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, उच्चारण कैसा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज जो है उनको बताऊंगा मैं, वर्ड मीनिंग्स को बताऊंगा, और जो मेरा उच्चारण है ना, जैसे भी मैं कर रहा हूं बिल्कुल हूबहू आपको सिर्फ कॉपी करना है, इमिटेट करना है, नकल करना है। और देखिए, स्लोली करते करते आप 1 महीने साथ चलकर देखिए, आपको खुद ही डिफरेंस फील होगा। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, हम देखते हैं कि अच्छा यहां पर जैसे मतलब कुछ भी लिखा होता है तो हमें लगता है, जैसे यहां पे लिखा द पेंटागन सेज, तो अब आप इसका भी मीनिंग सर्च करने लगेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है। सिर्फ इसीलिए, कोई कमजोरी नहीं है आपके अंदर, आप आईआईटी क्रैक कर सकते हो, नीट क्रैक कर सकते हो, हर कुछ कर सकते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे। बस जब इंग्लिश वाली बात आती है इतना डरा दिया गया उनको, अरे यार इंग्लिश मीडियम से तो नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो उसी डर को खत्म करेंगे एक एक, ठीक है ना, करके। फिर उसके बाद क्या है, देखिए, और यहां पे एक हल्की सी ग्रामर भी देखेंगे थोड़ी सी, जिससे कि आपको ना, देखिए यहां पर मैं समझाऊंगा तो आपको पूरा इसका मतलब क्या, फिर आपको उसको रीडिंग करना है। उसके बाद रीडिंग करने के बाद आपको उसको खुद से अपने ओन वर्ड्स में, whatever the story that you could recollect after reading or understanding this particular editorial that I will be teaching you right here, you will have to take out a piece of paper and you'll have to write whatever comes in your mind. जो भी टूटी फूटी इंग्लिश में, सब गलत इंग्लिश में कुछ भी हो आप लिखिए। and the number that you could see on my left is 7080507433। इस पर आप व्हाट्सएप करिए स्क्रीनशॉट पे। ठीक है ना। आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिफ्लेक्ट बैक करूंगा कि कहां पे करेक्शन की जरूरत है। और आप अपना वॉइस नोट्स भी भेज सकते हैं। देखिए, अभी आपके अंदर ये एक स्टोरी की तरह आ जाएगा, मैं इसको आपको ऐसे समझाऊंगा। ठीक है ना। तो आपसे जब कुछ पूछा जाएगा, ओके यू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश, तो क्या होता है, सर मेरा माइंड ब्लैंक है, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। बट आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड दिस वन, you will have a story in your mind, you will have a story in your mind, so with the help of that story your thinking process will start।
ठीक है ना, आपका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एटलीस्ट यू विल थिंक हाँ ये स्टोरी तो है मेरे मन में, बस बोलना ही तो है। सो एटलीस्ट यू आर वन स्टेप अहेड नाउ, कि बोलोगे कुछ तो बोलोगे, गलत सलत कुछ तो आएगा, यू नो। अगर आप इसको अच्छे से याद करोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो 2 4 5 वर्ड तो आपको याद आएंगे। आप कनेक्ट करिए। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। ऐसे ही आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और अगर आप ग्रामर के वीडियो देख देख कर थक गए हो, आपको लगा हो कि नहीं ग्रामर की वीडियो बहुत देख ली, कि एक सेंटेंस बताए मुझे वहां जाना होता है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलें, अगर ऐसे वीडियोस आप देख रहे हैं तो कृपा करके ऐसे वीडियोस को देखना बंद करिए। उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। अगर होना होता तो हो जाती, ठीक है ना। ये तरीका सही, आप इससे करना शुरू करिए, ठीक है ना। सो चलिए, फॉर द फर्स्ट आई विल बी रीडिंग दिस, ओके। सो दिस इज डेंजरस मूव्स। तो सबसे पहले जब भी हम रीड करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम कोई एडिटोरियल को रीड करते हैं द हिंदू में, ठीक है, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स टू आवर माइंड? What is this? Yeah, I'm feeling very bad in my eyes. Yeah. So, okay. सो इट इज लाइक डेंजरस मूव्स। डेंजरस मूव्स क्या होता है? डेंजरस मूव्स जैसे कोई हेडिंग है, ठीक है। जब भी आप किसी भी एडिटोरियल को रीड करना स्टार्ट करेंगे, यू विल हैव एन हेडिंग। तो उस हेडिंग से हमको डिकोड करना रहता है, हमको पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू डिसिफर आउट व्हाट दिस पर्टिकुलर हेडिंग मीन्स। सो अगर हम इसको डिकोड कर लेंगे, देन वी वुड बी हैविंग सम आइडिया दैट व्हाट दिस एडिटोरियल इज गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है ना। क्या ये बताना चाहता है, क्या ये अपने रीडर्स को बताना चाहता है, ठीक है ना। ऑथर का इंटेंशन क्या है, राइट। ये होती है द हिंदू या मतलब किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को रीड करने की टेक्निक्स। ये होती है, मतलब ठीक है ना, ऐसे पढ़ना है आपको। तो अब क्या है डेंजरस मूव? अब क्या है खतरनाक? इसका मतलब होता है खतरनाक मूव्स। मूव्स मतलब क्या होता है? मूवमेंट, आगे पीछे कुछ होना। अब किसी पर अब ये कहां हुआ है डेंजरस मूव? देखिए ब्लैक सी, मैं आपको समझाता हूं। ब्लैक सी, अब इसकी लोकेशन आपको देखनी है अपने एटलस में, ठीक है ना। ब्लैक सी के आसपास क्या हुआ? मूवमेंट हुई है। कौन सी मूवमेंट हुई है? खतरनाक मूवमेंट हुई है, ठीक है ना। अब ये ब्लैक सी का जो मुद्दा है, आप थोड़ा अपनी तरफ से भी सर्च करिएगा। जो ब्लैक सी के आसपास का जो एरिया है, आप उसको मैप में देखेंगे तो रशिया, यूक्रेन वगैरह आपको दिखेगा, ठीक है ना। ऐसा आपको अंडरस्टैंडिंग एक एक पॉइंट को कनेक्ट करना है। तो यहां पर कहीं आपको ब्लैक सी मिलेगा, ठीक है ना, क्रीमिया वगैरह आपको मिलेगा, तो उसके आसपास आपको ब्लैक सी। मैं आपको जनरल जानकारी दे रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल प्रिसाइज नहीं बता रहा हूं, जिससे कि आप खुद सर्च करें, ठीक है ना। अब जब आपको ये मिलेगा ब्लैक सी, तो आपने देखा इधर यूक्रेन है, इधर रशिया है, फिर आप सोचेंगे अच्छा कुछ वॉर जैसी सिचुएशन अपने वर्ल्ड में इस समय चल रही है काफी दिन से, तो क्या है, तो आपका आएगा अच्छा यूक्रेनियन वॉर चल रहा है। किससे चल रहा है? रशिया से चल रहा है। अब वहां पे कौन कौन सी पार्टी है, कौन कौन सी कंट्री किस कंट्री को सपोर्ट कर रही है, विच कंट्रीज आर सपोर्टिंग टू विच कंट्रीज, राइट। तो अब यहां पर देखिए जो यूक्रेन है उसको क्या है, जो लगभग यूरोप की ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर सपोर्टिंग टू यूक्रेन, और साथ में यूएस इज ऑल्सो सपोर्टिंग टू यूक्रेन, ठीक है ना। अब ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या है, यूएस इनडायरेक्टली सपोर्टिंग, ठीक है ना, यूक्रेन, ठीक है ना। बट वो खाली ये बता रहा है कि हम असिस्टेंस उनको दे रहे हैं, बट हमारा रशिया से कोई लड़ाई नहीं है। बट देखिए आप इंटरनेशनल लैंग्वेज में ऐसे ही बात करते हैं, है ना, कि वी आर नॉट इन दी मतलब हम इससे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारा मतलब रशिया से कोई लेना देना नहीं। उनका कहने का मतलब ये है, ये तो रशिया और यूक्रेन की बात है, बट हम बस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या है, मिलिटरली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको ना इसकी समरी बताऊं जिससे कि स्टोरी आपके दिमाग में आ जाए। देखिए जो ये सपोर्ट कर रहे हैं, जो बाइडेन साहब जो बता रहे हैं, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड हैं, ठीक है ना, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, वो बता रहे हैं कि द यूएस हैज प्रोवाइडेड ओवर $30 billion in military assistance, ठीक है ना, including advanced defensive and offensive weapons to Ukraine since the Russian invasion began। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, अभी आपको कुछ नोट नहीं करना है, मतलब यूएस कह रहा है कि हमने $30 बिलियन, ठीक है ना। $30 बिलियन पता है कितनी बड़ी रकम होती है? फिजिक्स वाला जी हैं, अगर मुझे सही सही याद आ रहा है, ठीक है ना, तो उन्होंने बताया तो उनको 8,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है, ठीक है ना। 8,000 करोड़ रुपए को अगर हम डॉलर में चेंज करें तो हाउ मच इट वुड बी, पता है आपको? $1.1, ठीक है, $1.1 बिलियन होगा, $1.1 बिलियन होगा, ठीक है ना। आप सोचिए $1.1 बिलियन इक्वल्स टू 8,000 करोड़। 8,000 करोड़। अब आप सोचो कितना पैसा इन्होंने सिर्फ असिस्टेंस में दे दिया यूक्रेन को, किससे लड़ने के लिए? रशिया से लड़ने के लिए। तो कितना? $30 बिलियन, मतलब 30 टाइम्स मोर, ठीक है ना, $30 बिलियन। और हमारे फिजिक्स वालों को कितना मिला? $1.1 बिलियन। अब मैं आपको इसलिए मतलब इसको ऐसे समझा रहा हूं ना कि जिससे वाकई में आपकी ओपिनियन डेवलप हो, आपको एनालिसिस करने का समझ में आए। आपको जब इंटरव्यू में ये पूछा जाए तो आप बताएंगे यार सर बहुत इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, इस वर्ल्ड वॉर को मतलब इस जो ये मतलब वॉर हो रहा है इसको रोकना चाहिए इमीडिएटली, ये पूरी दुनिया के हित में है। सोचिए $30 बिलियन। तो सोचो अगर इनका खुद मतलब यूएस अगर मतलब डायरेक्टली अगर मान लीजिए मतलब रशिया से युद्ध करने लगे, तो सोचिए ये कितना पैसा खर्च करेंगे। जब ये किसी दूसरे को हेल्प सिर्फ मतलब करें $30 बिलियन, मतलब क्या होगा आपका? 240,000 करोड़ रुपीस।
240,000 करोड़ रुपए, 240,000 करोड़ रुपए की मदद अभी तक केवल यूक्रेन को की जा चुकी है, जो कि लिखित में बताया है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उन्होंने बताया कि असिस्टेंस मतलब खाली मदद, हेल्प की गई। जैसे मैं आपको असिस्ट कर रहा हूं कि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो जाएं, वैसे ये असिस्ट कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं उसको। सोचिए कितना पैसा जा रहा है। तो इस तरीके से आपको दिमाग में ये सारे जो पॉइंट्स है ना, इनको रखने की आवश्यकता है, जिससे कि आपके मेंटल फैकल्टी डेवलप होगी। आप सोचेंगे अच्छा यार, इतना इकोनॉमी, इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, किस लिए? लोगों की लाइव्स जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बंद है, ठीक है ना, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, व्हीट का बहुत ज्यादा यहां से एक्सपोर्ट होता है यूक्रेन से, वो बंद है। तो हर एक कंट्री जो उससे इंपोर्ट करती है, वहां पर क्या है, इन्फ्लेशन हो गई है, क्योंकि वहां पे जो सामान आना चाहिए जितनी मात्रा में गेहूं, वो नहीं आ पा रहा है, राइट। तो ऐसे तरीके से आपको समझना चाहिए। तो इसी चक्कर में हुआ क्या, अब जब इन्होंने दिया तो ये डेंजरस मूव्स हुए ब्लैक सी के आसपास, ठीक है ना। तो आपने देख लिया, ये इधर यहां पे रशिया, यहां पे यूक्रेन है, यहां पे कहीं पर आपका जो है होगा क्रीमिया होगा, ये बाद में यूरोप आ जाता है, यहां पे यूएस आ जाता है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा वर्ड, जो आपका वर्ड मैप ना, उसकी भी समझ हो गई, ठीक है ना। देखिए, इसको खाली आपको नहीं पढ़ना कि अरे ये तो आज का न्यूज़पेपर है, अब इसको नहीं पढ़ा, इसको आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़िए। न्यूज़पेपर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा था। न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल होता है वो कोई मतलब डेट से स्पेसिफिक नहीं होता है ना, ये बहुत लंबा मुद्दा चलता आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको समझते हैं, डेंजरस मूव्स ब्लैक सी। अब आपको लगभग मैंने चीजें समझा दी है, ठीक है। अब हुआ क्या है, अब आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल वांट्स टू से, ठीक है ना, क्या बताना चाहता है। द यूएस शुड फाइंड स्टेबिलिटी। अब इसको कैसे पढ़ना है आप, हाँ देखिए, यहां पे एक आर्टिकल लगा हुआ है, इसको बोलते हैं द लगाए तो ना, ये क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है ना। दो तरीके का आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। तो जो हमारा द है, इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। और ये यूएस जो कंट्री है, सिर्फ उसी नाम के सामने लगता है या यूके के सामने लगता है, क्योंकि ये लगभग 50 देशों का समूह यूनाइटेड स्टेट्स है। मतलब यूनाइटेड मतलब एक साथ आकर के, और मतलब कई सारे मतलब है पूरे टोटल वो सारे मिल करके यूनाइटेड स्टेट्स हैं। तो इसके लिए बोलता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। तो यहां पे ये लगा, ठीक है ना। और देखिए ये जो है ना ब्लैक सी, जहां पर यहां पे लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है द ब्लैक सी। द ब्लैक सी मतलब जो आर्टिकल होता है ना, ये वाला हमारा द, ये क्या है, नेचुरल चीजें जो भी होती है, जैसे कि सी एक हमारी नेचुरल चीज है ना, प्राकृतिक है ना सी। तो सी जहां भी आएगा, ओशन जहां पर भी आएगा, रिवर जहां पर भी आएगा, वहां पर हमारा द आर्टिकल लगेगा। तो आपको थोड़ी सी जरा सी जानकारी भी हो गई, किस चीज की, ग्रामर की भी हो गई। इसी तरह आप स्लोली समझे तो आपको आपके अंदर जो खौफ आया हुआ है ना पूरा ग्रामर का, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज हो गई, आपकी ग्रामर हो गया। अभी यहां से हमने डिकोड किया, तो कैसे हुआ, डेंजरस मूव्स, ठीक है ना। अब आपको यह समझना कैसे, ठीक है ना। द यूएस शुड फाइंड स्टेबिलिटी इन टाइज विद रशिया टू हेल्प एंड द यूक्रेन वॉर, ठीक है ना। अब यूएस को क्या बताया रहा कि यूएस शुड मतलब चाहिए, ठीक है ना, फाइंड स्टेबिलिटी मतलब थोड़ा सा, मतलब जितना वो मतलब लड़ाई कर रहे हैं इधर उधर से, मतलब उनके प्लेन्स वगैरह, इनके फाइटर प्लेन्स, ये सब जो आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसको रोकना चाहिए, ताकि मतलब स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता आ सके। इन टाइज मतलब जो रिलेशनशिप है ना, मतलब टाइज मतलब क्या है, जो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, उसमें क्या है, स्टेबिलिटी आ सके, मतलब जो है स्थायित्व आ सके, ठीक है ना। विद रशिया के साथ में जो भी रिलेशनशिप है यूएस का, उसमें स्थायित्व आ सके, ठीक है ना। इसलिए टू हेल्प एंड द यूक्रेन वॉर, जिससे कि क्या हो जाएगा, यूक्रेन वॉर को जो हमारा यूक्रेन वॉर हो रहा है, यूक्रेन वॉर को एंड करने में हेल्प हो जाएगी अगर यूएस क्या करता है, फाइंड स्टेबिलिटी मतलब किसके साथ, रशिया के साथ। तो अब आप समझ गए ये किस चीज के बारे में है, ठीक है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आपको बस इमिटेट करना है द वे आई एम रीडिंग, क्योंकि रीडिंग में जो हमारा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ये गलत वर्ड है, ये गलत उच्चारण है, इट्स प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। एग्जैक्टली यू हैव टू इमिटेट, मेरे साथ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। द हाई एटीट्यूड मनूवरिंग, ये एक वर्ड है, ये ज्यादातर आएगा आपको न्यूज़ में, ठीक है ना। द हाई एटीट्यूड मनूवरिंग बिटवीन टू रशियन फाइटर जेट्स एंड एन अमेरिकन ड्रोन ओवर द ब्लैक सी। आगे देखिए यहां पर लगा द ओवर द ब्लैक सी which resulted नहीं जा, ठीक है ना, which resulted in the splashing down, ठीक है ना, splashing down of the US MQ-9 Reaper drone on Tuesday morning has underscored the dangerous risks of the Ukraine war, ठीक है ना। अब यहां तक ये एक लाइन खत्म होगी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, मतलब क्या, देखिए हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊंचाई पर, ठीक है ना, हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊंचाई। वर्ड मीनिंग बिल्कुल नहीं लिखना है, बस सुनते जाइए, रोज के रोज यही आएगा, सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड बहुत ऊंचाई पर, मनूवरिंग मतलब क्या होता है, बहुत ही क्विक शिफ्ट होती है, जैसे मतलब कोई मतलब एरोप्लेन आया, दो आ रहे मतलब लड़ने के लिए, जेट फाइटर्स आए, फटाफट लड़े, यूं करके फिनिश दोनों, ठीक है ना। तो हो गया, क्या हो गया, मनूवरिंग करना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्विक मूवमेंट होना, बहुत जल्दी कुछ हो जाना फटाफट से, ठीक है ना, आसमान में, ठीक है ना। सो द हाई एल्टीट्यूड मनूवरिंग बिटवीन टू रशियन फाइटर जेट्स, ठीक है ना, रशियन
रशिया के 2 फाइटर जेट्स थे जो मतलब रशिया के लड़ाकू विमान थे, हिंदी में बोलते, ठीक है ना, एंड एन अमेरिकन ड्रोन, और अमेरिका का एक ड्रोन था, ठीक है ना, ड्रोन जो ज्यादातर क्या करता है, सर्विलेंस करता है, ठीक है ना, निगरानी रखता है क्या हो रहा है, वो ड्रोन था ओवर द ब्लैक सी, ब्लैक सी के ऊपर ये सब पूरा मामला हो रहा था, ठीक है ना, रशिया का और अमेरिका के जो ये थे, ठीक है, उसका विच रिजल्टेड, जो रिजल्टेड मतलब क्या होता है, जिसका रिजल्ट मतलब रिजल्ट का क्या मतलब, विच जो मतलब रिजल्टेड मतलब क्या होता है, आप सोचिए रिजल्ट मतलब क्या, रिजल्ट मतलब क्या, फाइनल जब आपका रिजल्ट आता है तो क्या होता है, क्या आता है, जो निर्णायक चीजें निकल के आती हैं, क्या फेल हुए या पास हुए, तो वो किस चीज में घटित हुआ, ठीक है ना, विच रिजल्टेड इन द स्प्लैशिंग डाउन ऑफ द यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। वो ट्यूसडे की मॉर्निंग को जो यूएस का MQ रीपर ड्रोन था, MQ-9 रीपर जो ड्रोन था, वो क्या हुआ, स्प्लैशिंग डाउन मतलब क्या है, वाटर में लैंड हो गया, मतलब वो गिर पड़ा पानी के अंदर, ठीक ना, लड़ रहे थे ऊपर और वो पानी में नीचे गिर पड़ा, मतलब यूएस हार गया एक हिसाब से, आप देखो यहां पे, ठीक है, समझ गए। फिर आपको समझना है जनरल सेंस में, ठीक है ना, सेंस आपको डेवलप करना, हैज अंडरस्कोर्ड द डेंजरस रिस्क्स ऑफ द यूक्रेनियन वॉर। आप अंडरस्कोर मतलब क्या, रेखांकित करना, बताना, मतलब इंफेसिस करना, ठीक है ना, उस पर प्रभाव डालना, बताना, यस ये जो इंसिडेंट हुआ है, हैज मतलब कर दिया है, ठीक है ना, हैज अंडरस्कोर्ड, ठीक है ना, उसने रेखांकित किया है द डेंजरस रिस्क्स ऑफ द यूक्रेनियन वॉर, जो यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसके डेंजरस रिस्क, जो खतरनाक जो उसके परिणाम होंगे, ठीक है ना, जो मतलब है वो मतलब उसको अंडरस्कोर करता, बता रहा है कि हाँ ये देखिए अगर इस तरह की लड़ाई हुई तो बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है, ऐसे न्यूज़पेपर में लिखते हैं सांकेतिक भाषा में, सिंबॉलिक लैंग्वेज में, ठीक है ना, दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड, राइट। फिर क्या है, इन कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है ना, द पेंटागन सेड, अब देखिए यहां पर क्या है, द पेंटागन सेड, ठीक है ना, द पेंटागन सेज, द पेंटागन, तो जो ये पेंटागन है ये यहां पर क्या है, यूएस का मिलिट्री बेस है, ठीक है ना, ये एक जगह का नाम है, ठीक है ना, अब इसकी मीनिंग आप मत ढूंढने लगना, ठीक है ना, द पेंटागन से मतलब ये यूएस का मिलिट्री बेस, जैसे मान लीजिए इंडिया से कोई न्यूज आती है और अगर वो किसी दूसरे मतलब जो है वहां पर देश में छपती है तो वहां बोलता न्यू दिल्ली सेज, ठीक है ना, न्यू दिल्ली सेज, जैसे पाकिस्तानी कोई खबर है और वो मतलब अमेरिका में छपे उसको बोलेंगे इस्लामाबाद सेज, ठीक है ना, तो जो देश की कैपिटल होती है उसको बेसिकली या जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी होती है तो उसको मतलब जो है यूज करते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो ये यहां पे मतलब तो बता रहे हैं इन कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स। अब जो कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब क्या, जो विरोधी है, मतलब एक दूसरे से मान लीजिए कि हमारा रशिया हो गया, ठीक है ना, रशिया और मतलब यूक्रेन, मतलब ये दोनों आपस में विरोधी हैं, तो क्या इन कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव, नैरेटिव मतलब ऐसा बोल दिया कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो रहा और इंग्लिश उनको आती नहीं है बिल्कुल, तो इंग्लिश नहीं आएगी, तो एक नैरेटिव मतलब बोलते 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 एक पूरी कहानी बन गई, सबको विश्वास हो गया, ठीक है ना, तो एक नैरेटिव मतलब पूरा एक मतलब कथानक तैयार हो जाता है, ठीक है ना, तो इन कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है ना, जो ये घटना घटी है उसके बारे में, ठीक है ना, जो विरोधी जो ये मतलब बातें चल रही हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से लड़ाई की जो बातें चल रही हैं, अबाउट द इंसिडेंट, जो ये घटना घटी है उसके बारे में, जो विरोधी के बारे में एक दो बातें चल रही हैं उसके बारे में, पेंटागन मतलब क्या, यूएस, यहां पर मतलब चाहे पेंटागन बोले या यूएस बोले सेम चीज ना, उसमें मतलब द पेंटागन सेज, ठीक है ना, जो पेंटागन वहां पे क्या है, यूएस का मिलिट्री बेस ने बोला द रशियन Su-27 okay, intercepted the surveillance drone in the international airspace। अब ये बता रहे हैं कि जो यूएस है वो बोल रहा है कि रशिया का जो Su-27 इंटरसेप्टर है ना, मतलब जो रशिया का ये क्या है, ये जो रशिया की मिसाइल्स है ना, ठीक है ना, या ये जो इनके मतलब जेट्स है ना, इन्होंने क्या इंटरसेप्टर क्या हुआ मालूम कर लिया, पता लगा लिया, क्या पता लगा लिया कि जो निगरानी कर रहा था इंटरसेप्टर है ना, जो सर्विलेंस ड्रोन है जो मतलब निगरानी कर रहा था ब्लैक सी के ऊपर, कुछ वो जानना चाह रहा होगा, उसको इन लोगों ने इंटरसेप्ट कर लिया, मतलब इसको समझ लिया, पता लगा लिया इसको, ठीक है ना, कि यहां पर कोई ड्रोन है इन दी इंटरनेशनल एयर स्पेस, ठीक है ना, जो इंटरनेशनल एयर पे मतलब जो मतलब अंतरराष्ट्रीय मतलब ऊपर की मतलब कहां पर कौन सी देश की कितनी बाउंड्री है हवाई जहाज उड़ाने के लिए, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल एयर स्पेस, ठीक है ना। फिर बोला डंपिंग फ्यूल ऑन द ड्रोन, तो यूएस कह रहा है कि वो हमारे ड्रोन के ऊपर उन्होंने डंप कर दिया फ्यूल को, मतलब बहुत सारा तेल गिरा दिया, ठीक है ना। फिर कोलाइडिंग विद इट, फिर उसके साथ लड़ भी गए ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। फिर फोर्सिंग इट डाउन, फिर उसको मतलब जो है मतलब उसको मजबूर कर दिया नीचे गिराने में, ये बोल रहा है यूएस, ठीक है ना, रशिया के बारे में। बट द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, अब देखिए जैसा उन्होंने कहा तो अब रशिया वाले भी कुछ रिप्लाई देंगे, तो रशिया की जो रक्षा मंत्रालय है, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री सेड इट्स जेट्स were scrambled after a US drone violated its temporary airspace of the Crimean Peninsula declared for its war in Ukraine। अब रशिया क्या मतलब इसका इंप्लाई क्या कर रहा है, क्या रिप्लाई कर रहा है कि मतलब इसके जो जेट्स थे वो स्क्रैम्बल्ड हो गए, मतलब वो एक्टिव हो गए या वो भी मतलब क्षतिग्रस्त हो गए, इधर उधर फैल गए, आफ्टर अ यूएस ड्रोन वायलेटेड इट्स टेम्परेरी एयर स्पेस, ठीक है ना। तो रशिया कह रहा है कि जैसे यूएस का जो ड्रोन था उसने वायलेट किया मतलब क्या किया, जैसे यहां पर है भाई आपको इसके आगे नहीं जाना है, बट फिर भी उन्होंने जो है नियम का उल्लंघन किया, वायलेट किया, और मतलब किसका मतलब किया, टेम्परेरी एयर स्पेस, जो मतलब कुछ वक्त के लिए रशिया ने एयर स्पेस बनाया है जो क्रीमिया के पेनिनसुला के बगल में है, ठीक है ना, क्रीमिया टापू के बगल में है। और इसको क्यों बनाया, मतलब टेम्परेरी एयर स्पेस इसलिए बनाया गया है, डिक्लेयर्ड फॉर इट्स वॉर इन यूक्रेन, जो रशिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, जो रशिया का यूक्रेन से भी युद्ध हो रहा है
उसके लिए इसको टेम्परेरली जो है क्रीमियन पेनिनसुला को जो है बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? क्या बना दिया गया है? टेम्परेरी एयर स्पेस बना दिया गया, ठीक है ना। इसी के चक्कर में ये सारा नाटक हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बता रहे हैं, देखिए, एंड द अमेरिकन एरियल व्हीकल, ठीक है ना, जो हवा में चलने वाले जो भी होता है एरियल व्हीकल, हवा में चलने वाले व्हीकल, ठीक है ना, जो हुआ क्या हो गया, ड्रोन हो गए, ठीक है ना। अब क्या, एंड द अमेरिकन, और मतलब रशिया कह रहा है कि मतलब ये हमारे उस पर इन्होंने ऐसा ऐसा किया, ठीक है ना। तो रशिया कह रहा है कि जो है एंड द अमेरिकन एरियल व्हीकल, मतलब जो अमेरिका का जो ड्रोन है लॉस्ट एल्टीट्यूड, मतलब उसने मतलब जो है अपना संतुलन खो दिया ऊंचाई पर जाने के बाद, ठीक है ना, इस हिसाब से, ठीक है ना। इन शार्प मनूवरिंग, या मतलब जो है बहुत ज्यादा आगे पीछे जल्दी से, जब मतलब रशिया के भी मतलब जो फाइटर जेट्स एक्टिवेट हो गए और इनका भी ड्रोन आ गया, तो आपस में जो बहुत ज्यादा फास्ट मनूवरिंग, मतलब आना जाना लड़ना ऐसे हुआ इन द फास्ट मनूवरिंग, मतलब इन द शार्प मनूवरिंग, ठीक है ना। इसमें क्या है, उसने अपना एटीट्यूड खो दिया, तो वो नीचे गिर गया। मतलब ये बोल रहा है रशिया, ठीक है ना, और ये और मतलब यूएस कह रहा है कि आपस में लड़ गए, उसके ऊपर तेल गिरा दिया, फिर उसको पटक दिया, ऐसे करके नीचे कर दिया। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो द MQ-9, सो द MQ-9 रिकॉर्डेड द इंसिडेंट। अब जो MQ-9 क्या है, MQ-9 क्या है, रीपर ड्रोन है, किसका, यूएस का। उसमें क्या है, एक रिकॉर्डर लगा होता है, उसने पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर लिया है। फिर क्या बता रहा है, द वीडियो हैज बीन डीक्लासिफाइड। अब यूएस कह रहा है कि जो वीडियो है वो पूरी तरीके से मतलब उसमें मतलब क्या है, डीक्लासिफाइड, मतलब उसको अवर्गीकृत कर लिया, मतलब उसको अच्छे से समझ लिया गया, ठीक है ना। एंड वुड हेल्प एस्टैब्लिश द ट्रूथ, ठीक है ना। अब ये वीडियो ही स्थापित करेगा सच को जानने में, मतलब जो है ये वीडियो सच को जानने में मदद करेगा, है ना। वुड हेल्प एस्टैब्लिश द ट्रूथ, ठीक है ना। बट व्हाटएवर द रीजन, लेकिन जो भी कारण हो, ठीक है ना, द फैक्ट दैट द यूएस लॉस्ट ड्रोन इन द ब्लैक सी। अब बता रहे कुछ भी कारण हो, लेकिन भाई बात तो यही है कि यूएस ने अपना ड्रोन ब्लैक सी में खो दिया है, ठीक है ना, ब्लैक सी में खो दिया है, ठीक है ना। वेयर इट डज नॉट इवन हैव अ नेवल प्रेजेंस, जहां पर यूएस का कोई नेवल प्रेजेंस भी नहीं है, ठीक है ना, जहां पर इसका कोई मतलब जो है कोई वो भी नहीं, मतलब पोर्ट भी नहीं है आसपास ब्लैक सी के आसपास, वहां पर इसने खो दिया है। इज अ गेम रिमाइंडर, अब ये मतलब इज अ ग्रेव रिमाइंडर, मतलब ये बहुत ही खतरनाक एक मतलब जो है घंटी है, ग्रेव रिमाइंडर मतलब खतरनाक जो घंटी बज रही, ऑफ हाउ क्लोज द न्यूक्लियर पावर्स, क्योंकि रशिया के पास भी न्यूक्लियर बम है और यूएस के पास भी है, तो इसलिए उनको क्या बोला है, न्यूक्लियर पावर्स दोनों को, ठीक है ना, हैव कम टू अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब दोनों लोग इतनी भीषण मतलब घटना में एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ये बता रहा है कि ये दोनों कितना खतरनाक हो सकता है, ये इसकी घंटी बता रहा है, ठीक है ना, रिमाइंडर दे रहा है कि भाई समझ जाओ, संभल जाओ, ये भी कुछ वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, ठीक है ना। व्हाइल बोथ साइड्स हैव रिस्पोंडेड विद मैच्योरिटी, ठीक है ना, दोनों लोगों ने बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ, ठीक है ना, मैच्योरिटी मतलब समझ लो ना, बहुत ज्यादा परिपक्वता के साथ जो है रिस्पॉन्ड किया एक दूसरे को, ठीक है ना। द अंडरलाइंग सिचुएशन दैट ट्रिगर्ड दिस क्राइसिस रिमेन्स अनचेंज। अब बताया जा रहा है कि जो अंडरलाइंग सिचुएशन है कि जिस वजह से वॉर स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, और ये क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया है, वो मतलब रिमेन अनचेंज, वो अभी भी वैसे का वैसे ही बना हुआ, लड़ रहे हैं यूएस और रशिया, और हो रहा है मेन युद्ध किसी बारे में, रशिया एंड यूक्रेन के बारे में, बट अभी भी इसका कोई निकल के नहीं आया मुद्दा कि क्या हुआ, वो सारी स्थिति वैसे ही बनी हुई, ठीक है ना। अब यूएस क्या बताया, द यूएस हैज प्रोवाइडेड ओवर $30 बिलियन इन मिलिट्री असिस्टेंस, ठीक है ना। यूएस ने बोला है कि हम लगभग $30 बिलियन मिलिट्री असिस्टेंस के रूप में यूक्रेन को दे चुके हैं, इंक्लूडिंग एडवांस डिफेंसिव, मतलब एडवांस डिफेंसिव इनको दे चुके हैं, और ऑफेंसिव वेपन्स। क्या होता है ये, क्या होता है, जो भी मतलब हमारे डिफेंसिव होते हैं उससे क्या है कि जैसे मान लीजिए रशिया ने अटैक किया तो इनको ऐसे वेपन दिया डिफेंसिव जिससे वो उस अटैक को सर्वाइव कर सकें, रोक सकें, और उससे वो मतलब अपने आप को बचा सकें। और ऑफेंसिव मतलब क्या है कि ऐसे वेपन्स भी दिए हैं यूएस ने कि जो कि वो मतलब मिसाइल वगैरह अगर मतलब रशिया के ऊपर फायर करते हैं तो उनको नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। टू यूक्रेन सिंस द रशियन इन्वेजन बिगेन, ठीक है ना, रशिया को दिए, ठीक है ना, यूक्रेन को दिए हैं जब से रशिया ने आक्रमण किया है, जिसने है ना, मतलब जो है रशिया ने जब से इन्वेड किया है, जब से इन्वेड करना शुरू किया, किसको किया, यूक्रेन को, ठीक है ना। एंड अब आपको लगभग स्टोरी समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको ब्रीफ कर दिया ना कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो आप ऐसे ऐसे समझना है, तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा लगभग क्या। अब ये खाली अपना यही बता रहे हैं, अब ये पुरानी चीज है, क्योंकि हर एडिटोरियल में क्या है, जो भी घटनाएं चली पहले उनको बताते हैं, फिर उसके बाद कोई कहानी उससे जोड़ करके, जैसे मतलब कोई न्यू स्टार्ट, मतलब ट्रीटी हुई होगी कोल्ड वॉर के टाइम, ठीक है ना, जो यूएस और उसके रशिया के बीच में, उसको बता रहे हैं। तो अब वही सब कहानी है, कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। फिर इंपोज टफ सैंक्शंस, ठीक है ना, यूएस ने बहुत ज्यादा सैंक्शंस भी लगा दिए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा रोक लगा दी कि आप ऑयल उनको नहीं बेच सकते, इनको नहीं बेच सकते, उस कंट्री से बेच दिया, तुम इनसे मत खरीदना, इसको बोलते हैं सैंक्शन, मतलब रोक लगा देना ऑन मॉस्को, मतलब क्या है, रशिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या बोला, पेंटागन, तो वैसे मॉस्को, ठीक है ना, रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को, तो यहाँ बोल दिया, ठीक है ना। वॉशिंगटन सेज इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द वॉर, वॉशिंगटन बोल रहा है, मतलब वॉशिंगटन भी मतलब जो है क्या, वॉशिंगटन डीसी वहां की क्या है, यूएस की कैपिटल है, तो वो क्या बता रहे हैं वहां से, इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द वॉर, वो मतलब सीधे तौर पर आमने सामने रशिया से उनका कोई वॉर में इन्वॉल्वमेंट नहीं
नहीं है, वो नहीं मतलब रशिया से लड़ रहे, बट इट इज हेल्पिंग यूक्रेन डिफेंड इट्स टेरिटरीज। बट ये कह रहे हैं कि हम जो है सीधे सीधे रशिया से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं कि उसकी जो खुद की जमीन है उसको वो बचा सके, ठीक है ना। वाइल रशिया एलिजेस दैट द कलेक्टिव वेस्ट इज सीकिंग टू डिस्ट्रॉय इट, लेकिन अब रशिया आरोप लगा रहा है, एलिज मतलब कह रहा है, मतलब जो है एलिज जो ये वर्ड है इसको लिख लीजिए, कथित तौर पर, कथित तौर पर, कथित तौर पर, ये बहुत बार आएगा, आपको हजारों लाखों बार आता है, ठीक है ना। एलिजेस दैट द कलेक्टिव वेस्ट इज सीकिंग टू डिस्ट्रॉय इट, मतलब रशिया कह रहा है कि कलेक्टिव वेस्ट, अब कलेक्टिव वेस्ट क्या है, जो यूएस है उसके बहुत सारे क्या हैं, अलाइज हैं, अलाइज मतलब क्या, पार्टनर्स हैं, कहां पर हैं, कहां पर हैं, यूरोप में, तो उसको क्या बोलते हैं, एक है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लगभग 30 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो मेन जैसे मान लीजिए हो गया जर्मनी वगैरह हो गया, फ्रांस वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे लोग मिल करके और यूएस मिल करके क्या कर रहे हैं, सीकिंग मतलब कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रॉय मतलब पूरी तरीके से समाप्त कर दें रशिया को, ठीक है ना। ये मतलब रशिया आरोप लगा रहा है यूएस के ऊपर। सो एज द वॉर ड्रैग्स ऑन, तो जैसे वॉर बढ़ता चला जा रहा है, घिसटता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है ना, एज द वॉर ड्रैग्स ऑन, ठीक है ना, विद रशियाज फेल्योर टू टेक अ क्विक विक्ट्री, क्योंकि रशिया इस चीज में फेल कर रहा है कि फटाफट वो जल्दी से जीत ले पूरी तरीके से, और ये मतलब डिक्लेयर कर दे कि नाउ वी हैव वन, ऐसा नहीं हो पा रहा है, रशिया पूरी तरीके से जीत नहीं पा रहा है, ठीक है ना। द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉशिंगटन एंड द मॉस्को हैज ब्रोकन डाउन, मतलब क्या, जो रिलेशनशिप, जो संबंध है किसके बीच में, वॉशिंगटन मतलब जो यूएस एंड मॉस्को मतलब जो रशिया के बीच में, हैज ब्रोकन डाउन, बहुत खराब हो चुके हैं, ब्रोकन डाउन मतलब बिगड़ गए हैं, खराब हो चुके हैं, ठीक है ना। लास्ट मंथ रशिया सस्पेंडेड इट्स पार्टिसिपेशन इन द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, जो हमारा लास्ट मंथ हुआ, ठीक है ना, उसमें रशिया ने जो ये न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है इसमें पार्टिसिपेट करने से, मतलब इसमें भाग लेने से मना कर दिया, क्योंकि यूएस और रशिया को ही इसमें आपस में बात करनी थी, ठीक है ना। द लास्ट ऑफ द कोल्ड वॉर एरा वेपन्स कंट्रोल मैगजीन, अब क्या है आपको समझना, व्हाट इज द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, तो उसका मतलब ये है कि ये है कोल्ड वॉर जब टाइम था, कोल्ड वॉर का जब टाइम था, ठीक है ना, जब कोल्ड वॉर एक्टिव था, तो उस वक्त क्या था, उसके वक्त जो ये मतलब इनके ये होता था ना वेपन्स वगैरह, उनको कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म था, तो यही उस ट्रीटी में बताया गया, ठीक है ना। अब आपको जैसे हुआ है कोल्ड वॉर क्या है, अब जैसे किसी हिंदी मीडियम वाले बच्चे पूछो व्हाट इज कोल्ड वॉर, तो क्या बोलेगा, शीत युद्ध। बेटा शीत युद्ध नहीं कहते, शीत युद्ध क्या है ना, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कोल्ड वॉर। अगर आपको बताना तो आपको कैसे बताना होगा, कोल्ड वॉर इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर, और आप और देखिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं, जैसे ये हो गया कोल्ड वॉर, अब एक होता है हॉट वॉर, ठीक है ना। हॉट वॉर क्या है, जैसे हमारे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इसमें क्या बॉम्ब्स लगाए इधर उधर, ठीक है ना, लोग मारे गए, बिल्डिंग्स उड़ाई गई, ठीक है ना। बट जो कोल्ड वॉर होता है ये क्या होता है, हॉट वॉर से उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। कैसे होता है, इसमें क्या आइडियोलॉजिकल वॉर होता है, जैसे मतलब एक देखिए यूएस की आइडियोलॉजी क्या थी, कैपिटलिज्म, ठीक है ना, रशिया की क्या थी, सोशलिज्म। सो आपको बताना है कि कोल्ड वॉर इज अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज बिटवीन रशिया एंड यूएस, ठीक है ना। अब वो कौन कौन सी आइडियोलॉजी है, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अब थोड़ा सा और जानिए कि जो ये हमारा कैपिटलिज्म होता है इसका मतलब क्या, कैपिटलिज्म मतलब हिंदी में होता है पूंजीवाद, सोशलिज्म मतलब होता है हिंदी में समाजवाद। तो जो पूंजीवाद है या जो कैपिटलिज्म है उसका मतलब होता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, जैसे यूएस में क्या है कि वो लोग बोलते हैं कि मार्केट विल डिसाइड एवरी सिंगल थिंग, ठीक है ना, सरकार कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। बट जो हमारा सोशलिज्म होता है, ठीक है ना, जो हमारा सोवियत रशिया में था उस वक्त में था, तो उसमें वो ये होता है कि जो वहां की सरकार होती है वो बताना है कि हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड, कितना आपको खेत में पैदा करना है, किस प्राइस पे बेचना, मतलब एवरीथिंग, मतलब मींस द मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सोशलिज्म। तो अब इसी बीच में लड़ाई चल रही थी कि यूएस का जो मॉडल है, ठीक है ना, जो यूएस का जो मॉडल है दैट इज कैपिटलिज्म, वो ज्यादा सही है या जो रशिया का मॉडल है, ठीक है ना, जिसको सोशलिज्म बोलते हैं, वो ज्यादा सही है। तो कौन सा पूरी दुनिया पे छाना चाहिए, तो आजकल तो हर जगह वही चल रहा है, कैपिटलिज्म चल रहा है ना। तो ये है उस वक्त, इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग जब आपको हो जाएगी ना, देन यू वुड बी एबल टू रीड द न्यूज़पेपर इवन मोर फ्लुएंटली, और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। फिर क्या है, बिटवीन द टू कंट्रीज, ये हो गया, ठीक है। तो फिर स्टीडली डीपनिंग म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लगातार क्या है, म्यूचुअल मतलब आपस में, डिस्ट्रस्ट मतलब एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। एमिड द ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट, जो ये हमारा संघर्ष अभी चल रहा है, संकट चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, इसके बीच में जो लगातार चलता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यूएस और रशिया के बीच में लगातार जो एक दूसरे के बीच में जो विश्वास होना चाहिए वो बहुत कम होता चला जा रहा है, बहुत खत्म होता चला जा रहा है, ठीक है ना। एज इट्स परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर, और ये बता रहे हैं कि इट इज मतलब ये मतलब एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है, उसके लिए ये क्या है, परफेक्ट रेसिपी है। रेसिपी जब मतलब हम मतलब खाना बनाते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ें डालो, ये चीज़ डालो, तो वही जो ये छोटी छोटी जो घटनाएं हो रही ना, ये सब एक रेसिपी की तरह काम करें। किस तरह की, कि इससे एक डिजास्टर खड़ा हो जाए, बहुत बड़ी आपदा आ सकती है अगर दोनों पावर आपस में लड़ गए, क्योंकि रशिया और यूएस दोनों न्यूक्लियर पावर है ना, तो इसलिए ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सचेत कर रहे हैं, ठीक है ना, जो इसके ऑथर है वो सचेत कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपसे इंटरव्यू पूछा जाए कि भाई अगर मान लीजिए
इंडिया ऐसे ऐसे चलता रहा तो कैसे हो सकता है? तो आप ये बता सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर इन ग्रेट पावर्स। ग्रेट पावर्स मतलब जैसे यूएस एंड रशिया को बोलते हैं क्या? ग्रेट पावर्स राइवलरीज। ग्रेट पावर राइवलरीज मतलब जो है एक दूसरे से जो इनकी मतलब ये मतलब यहाँ पे राइवलरीज मतलब हो गया विरोधी। तो ग्रेट पावर्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे यूएस एंड रशिया, जिनके पास क्या न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया। सो इवन इफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको क्या पढ़ते हैं? जो हमारे जो बाइडेन साहब हैं उनको जो है ऐसा नहीं पढ़ते, जो बिडेन नहीं पढ़ते, जो बाइडेन, जैसे बोलते हैं बाई इलेक्शन, वैसे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो बाइडेन जी की सरकार है, हैज क्लियरली रूल्ड आउट अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। उन्होंने बताया कि हमारा आमने सामने से कोई सीधा हमको लड़ाई नहीं करना है किसी भी तरीके से रशिया में। फिर उन्होंने ये भी कहा मतलब साथ में इररिस्पॉन्सिबल, मतलब जो मतलब एक उनको जिम्मेदारी है, मतलब